चलिए दोस्तों, एलर्जी या अस्थमा से परेशान कई लोग नेजल स्प्रे का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी नाक बहने का प्रॉब्लम कम नहीं होता, एलर्जी की प्रॉब्लम कम नहीं होती। क्या ऐसे इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से एलर्जी वाले पेशेंट नेजल स्प्रे यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन वो असर नहीं कर पा रहा है या जितना वो चाह रहे हैं वैसा इफेक्ट नहीं दे पा रहा। आज हम जानने का प्रयास करेंगे व्हाट आर द कॉमन रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ नेजल स्प्रेस। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आप नेजल स्प्रे को यूज़ कर रहे हैं और उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है? कौन से टाइप का नेजल स्प्रे आप यूज़ कर रहे हैं और कब से यूज़ कर रहे हैं, कितने बार यूज़ करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं आपकी नज़र में सबसे कॉमन फेलियर का इशूज़ क्या हो सकते हैं। नेजल स्प्रे अक्सर कई बार इसलिए नहीं वर्क कर पाते क्योंकि कई बार नेजल स्प्रे को सही तरह से यूज़ नहीं किया जाता। यदि आप जो ड्रग का यूज़ कर रहे हैं वो अगर प्रॉपरली नाक तक नहीं पहुँचेगा और सही डोज में अगर आप उसको नहीं यूज़ कर रहे, सही तरह का अगर नेजल स्प्रे का प्रयोग नहीं कर रहे, सही टाइम पर उसको प्रयोग नहीं कर रहे, तो कई बार एलर्जी की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाएगा। कमरा अगर बंद है और आप उसमें अगर परफ्यूम का छिड़काव कर रहे हैं तो कई बार उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर अगर वो चीज़ अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई बार सही तरह से अगर आप नेजल स्प्रे का प्रयोग नहीं करते तो अगर जो नेजल स्प्रे का डिपोजिशन जिस जगह पे केमिकल का होना चाहिए वहाँ पे अगर नहीं होता तो वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से नेजल स्प्रे से सब ऑप्टिमल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसके अलावा हेड को अगर आप सही तरह से पोजिशन नहीं करेंगे या स्प्रे का एंगल अगर गड़बड़ होगा जिसकी वजह से आपका जो स्प्रे है वो मिडिल और इंफीरियर टर्मिनेट्स में सबसे ज़्यादा जाना चाहिए। नाक के ये एरियाज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर स्प्रे का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। वहाँ पे यदि आप अगर हेड की पोजीशन सही नहीं करेंगे, स्प्रे का एंगल सही नहीं करेंगे, तो आपकी जो दवा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से आपका स्प्रे कई बार काम ना करे। इसके अलावा आप शॉर्ट एक्टिंग जो नेजल डिकंजेशन स्प्रे आती है, वैसोकंस्ट्रिक्टर स्प्रे आती है, उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिससे कई लोग को रीबाउंड कंजेशन जिसे राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा होता है उसका प्रॉब्लम कई बार लोगों को देखने को मिलता है। कई बार इस तरह के पेशेंट में शॉर्ट टर्म आपको रिलीफ तो हो जाता है नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम में, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम वापस बढ़ जाती है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में नेजल स्प्रे जो है शॉर्ट ड्यूरेशन रिलीफ देता है लेकिन वापस पेशेंट को रिबाउंड कंजेशन होता है। इस तरह के जो स्प्रे है वो तुरंत रिलीफ देने के लिए या नाक को खोलने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, लंबे समय का रिलीफ इस तरह के स्प्रे नहीं देते। तो यदि इस स्प्रे को आप बार बार यूज़ कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा हर तरह के स्प्रे से यदि आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो पूरी तरह से आपको फ़ायदा तुरंत ही दे देगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी स्प्रे जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इनको लंबे समय तक यूज़ करो तो ये कुछ दिनों के बाद असर करते हैं। अब अगर आप एलर्जी के टाइम में, इन्फ्लेमेशन के टाइम अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का स्प्रे छिड़कोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुरंत अगर असर करेगा तो ऐसा नहीं होता, कि उसका काम करने का तरीका ये है जब आप कई दिनों तक या हफ्तों तक इसका प्रयोग करेंगे तभी ये फायदा करेगा। तो गलत तरह का स्प्रे गलत टाइम पर प्रयोग करेंगे तो भी कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार स्प्रे करने की टेक्निक अगर गलत है और आप लैटरल नेजल वॉल के बदले अगर मीडियल सेक्टम पर अगर उसको ज़्यादा छिड़क रहे हो तो उससे भी इरिटेशन हो सकती है और उससे अब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कई बार इससे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कई बार डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। तो अगर गलत जगह पे गलत तरीके से बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अगर आप स्प्रे को छिड़कते हैं तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग को अगर नेजल इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है और अगर पॉलिप्स का प्रॉब्लम है या क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस है, वैसे केस में नाक का फ्लो भी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और ऐसे केस में अगर आप कंसिस्टेंटली या लंबे समय तक स्प्रे का प्रयोग नहीं करोगे तो वो उतना अच्छा असर नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह के केस में म्यूकोजल इडिमा बहुत ज़्यादा होता है और स्प्रे का जो केमिकल है वो नाक के सेल्स तक पहुँच ही नहीं पाता है, या कई बार नाक के अंदर पॉलिप होता है जिसकी वजह से कई स्प्रे का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता, वो स्प्रे के भाव को ही रोक देता है, जिसकी वजह से कई बार लोग का स्प्रे बराबर काम नहीं कर पाता। तो बेसिकली इनकरेक्ट स्प्रे टेक्निक सबसे कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ज़्यादातर आपको स्प्रे जब करो तो लैटरल वॉल या साइड की तरफ उसको दीवार की तरफ एंगल करके तब स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के केस में जब आप अगर सेप्टम यानी बीच की दीवार की तरफ डायरेक्ट करके अगर स्प्रे छिड़कोगे तो उससे प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। इसके अलावा स्प्रे करने के बाद यदि आप बहुत ज़ोर से अगर सांस लेते हो तो ये ज़्यादातर स्प्रे जो है वो आपके गले में चला जाता है, जिससे गले में उसका असर होता है, उसका बैड टेस्ट भी आता है और बेनिफिट भी कम हो जाता है। तो ये भी कॉमन गलती है कि स्प्रे करने के बाद अक्सर लोग तेज़ से सांस खींच लेते हैं। नॉर्मल सांस लेंगे तो ही वो अच्छा असर करेगा, तभी उसका केमिकल जो है वो नाक में टिकेगा। जोर से सांस ले लेंगे तो वो अंदर चला जाएगा और आपको एलर्जी का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। इसके अलावा कई लोग स्प्रेस को रेगुलरली यूज़ भी नहीं करते। अगर एलर्जी का प्रॉब्लम है और आप स्टेरॉइड के स्प्रेस पर डिपेंडेंट हो और आप स्प्रे को कभी यूज़ करते हो कभी नहीं यूज़ करते तो एफिकेसी उसकी नहीं आएगी। जो रेगुलर यूज़ करने वाले स्प्रे उनको अगर डेली यूज़ नहीं करेंगे या रेगुलरली यूज़ नहीं करेंगे तो उतना असर अच्छा नहीं आएगा। तो रेगुलर यूज़ करने वाले स्प्रे को बीच बीच में या कभी कभार यूज़ करने से भी कई बार प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का अगर म्यूकस कंजेशन बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस है
तो या नाक में अगर क्रस्ट अगर हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंजेशन सीवियर है, तो वैसे केस में भी स्प्रे का केमिकल अंदर तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे केस में सलाइन से अगर नाक को क्लीन करें उसके बाद अगर स्प्रे करें तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। इसके अलावा अगर आप कोई तरह के स्प्रे को, खासकर डिकंजेस्टेंट को ओवर यूज़ करते हैं तो इससे भी फायदे के बदले उल्टा नुकसान होता है। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि ज़्यादा बार स्प्रे करने से ज़्यादा फायदा होगा। जितना ज़्यादा आप ओवर यूज करेंगे स्प्रे को तो उससे इरिटेशन का, ड्राइनेस का, नोज ब्लीड का, हेडेक का, साइड इफेक्ट्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो ओवर यूज इसको करना भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिससे आपको फायदे के बदले नुकसान होता है। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हर तरह का नेजल स्प्रे आपको तुरंत रिलीफ देगा, वो भी एक मिसकंसेप्शन है। जब लोग को अटैक आता है तो तुरंत कोई भी स्टेरॉइड का स्प्रे डाल लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तुरंत रिलीफ देगा, पर ऐसा यूजली नहीं होता। तो गलत स्प्रे को गलत इंडिकेशन से यूज़ करने से भी कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो नोजल का आप प्रयोग करें अगर वो बहुत डर्टी है या उसमें हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो वो नोजल कई बार ब्लॉक हो सकती है। जब आप स्प्रे कर रहे हो तो वो प्रॉपरली उसका स्प्रे अंदर तक ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार वो इन्फेक्टेड हो जाए, उस पर कीटाणु आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जो स्प्रे करने वाला जो गन है या जो दवाई है वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, नहीं तो उससे भी कई बार फायदे के बदले नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जब आप स्प्रे करें तो हेड को पीछे की तरफ टिल्ट मत करिए। यदि आप पीछे की तरफ टिल्ट करोगे तो सारी दवा गले में चली जाएगी। आपको हेड को आगे की तरफ बेंड करना है, उससे ज़्यादा बेटर एयर का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इसके अलावा अगर घर के अंदर आपकी हवा जो है बहुत ज़्यादा सूखी या ड्राई है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो वो आपकी नेजल टिश्यू को कई बार इरिटेट करती है, जिससे नाक में बर्निंग या क्रस्टिंग होती है। ऐसे केस में भी कई बार आपकी स्प्रेज उतना अच्छा असर नहीं कर पाती है। कुछ पेशेंट्स को गले में ज़रा भी छींक या खराश आती है या गले में बड़ा अगर ख़राब टेस्ट आता है तो स्प्रेज को तुरंत बंद कर देते हैं। इस तरह के केसेस में भी कई बार आपको फ़ायदा नहीं होता है। इसके अलावा अगर किसी को नाक में पॉलिप्स है, डेविएटेड सेप्टम है, साइनसाइटिस है, इन्फेक्शन है या अनकंट्रोल एलर्जी है, वैसे केस में भी कई बार अगर सही तरह से बाकी चीज़ों का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो स्प्रेस का उतना इफेक्ट नहीं आएगा। ज़्यादातर स्प्रेस को प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए आपको नाक को पहले तो एक बार ब्लो कर लेना चाहिए। यूज़ करने से पहले बॉटल को प्रॉपर्ली शेक करना चाहिए, नाक के अंदर उसको नॉस्ट्रिल की तरफ डायरेक्ट करके तब छिड़कना चाहिए। ऑपोजिट हैंड से हमेशा स्प्रे करना चाहिए। ने लेफ्ट नॉस्ट्रिल में यूज़ करने के लिए राइट हैंड का प्रयोग करें और राइट नॉस्ट्रिल में स्प्रे करने के लिए लेफ्ट हैंड का प्रयोग करें। स्प्रे करने के बाद तुरंत बहुत तेज सांस खींचे नहीं। इसके अलावा इसको रेगुलरली प्रयोग करें, नोजल को रेगुलरली क्लीन करें, डिकंजेस्टेंट स्प्रे का ओवर यूज़ ना करें और बाकी एलर्जी कंट्रोल करने वाले मोडालिटीज़ के साथ उसको कंबाइन करें, तब आपको स्प्रे से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि नेजल स्प्रे कुछ लोगों में काम क्यों नहीं करता और कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बार बार स्प्रे करने के बाद भी उनकी एलर्जी की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए।